नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्वितीय इकाई का अध्ययन करेंगे। द्वितीय इकाई जो है हमारी वह ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो हमारा आज का प्रकरण रहेगा वह रहेगा ध्वनि का अर्थ एवं वैज्ञानिक आधार। इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत हम ध्वनि से क्या अभिप्राय होता है, भाषा विज्ञान में ध्वनि का क्या अर्थ है, इसके क्या वैज्ञानिक आधार हैं, इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ध्वनि का अर्थ। ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज़, गूंज, नाद, कोलाहल। यह जो अर्थ है इससे आप सभी कह सकती हूँ कि परिचित होंगे। लेकिन जब हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि का अर्थ करते हैं तो वहाँ पर ध्वनि का अर्थ होगा मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता में काम आए, और इस प्रकार का नाद ध्वनि कहलाता है। मैं दोबारा दोहरान कर देती हूँ कि पहले मैंने ध्वनि का सामान्य अर्थ बताया था कि ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या होगा, आवाज़, गूंज, नाद या कोलाहल। परंतु हर प्रकार की आवाज़, हर प्रकार की गूंज, हर प्रकार का नाद, हर प्रकार का कोलाहल ध्वनि नहीं कहलाती। पक्षी भी गुंजार करते हैं, झरने भी कलकल नाद करते हैं, पंखा चलता है उसकी आवाज़ होती है, तूफान होता है उसकी भी आवाज़ होती है, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह ध्वनि नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि क्या है, जो मानव मुख से उच्चारित हो और उच्चारित होने वाले नाद जो कि शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता भी हो, तभी वह ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि विज्ञान उन ध्वनियों का विश्लेषण नहीं करता जो मानव भाषा से असंबद्ध हो। अर्थात जब हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का अर्थ का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर ध्वनि जो होगी वह मानव भाषा से संबंधित होगी, न कि पशु पक्षियों आदि की। भाषा विज्ञान तो भाषा की मूल इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों का अध्ययन करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेघ गरजते हैं, तूफान की आवाज़ होती है, पशु रंभाते हैं, पक्षी होते हैं वो गुंजार करते हैं और प्रकृति के अन्य रूप भी ध्वनि करते हैं। भाषा विज्ञान इन्हें ध्वनि नहीं मानता, उसकी दृष्टि में ये सब कोलाहल मात्र हैं। मनुष्य भी ऐसी ध्वनि का उच्चारण करे जो किसी सार्थक शब्द का अंग न बन सके या पदों के निर्माण में सहायक न हो तो वह भी शोर ही कहलाएगी। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की परिभाषा महाभाष्य में पतंजलि का कथन है कि भाषा की लघुतम ध्वनि इकाइयाँ वर्ण हैं। ये वर्ण स्वयं में सार्थक नहीं होते, परंतु मिलकर अर्थवान शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे कि क जो व्यंजन है, एक ध्वनि है, उसका स्वतंत्र उच्चारण करें तो वह निरर्थक है, परंतु इसके साथ ओ अथवा आ या कोई अन्य जो स्वर ध्वनि है वह मिल जाए तो एक सार्थक शब्द का निर्माण करती है। जैसे कि क व्यंजन ध्वनि के साथ ओ और आ दो ध्वनियाँ मिल जाए तो सार्थक शब्द बनता है कौवा। इस प्रकार से क, औ, आ ध्वनियाँ अपने आप में पृथक पृथक अर्थ व्यक्त नहीं करती, बल्कि जब ये आपस में मिलती हैं तब वह शब्दों का निर्माण करती है। ध्वनियाँ भाषा का स्थूल आधार है और इनमें मानव के चिंतन की अभिव्यक्ति का उपाय निहित है। मनुष्य मूलतः ध्वनियों में नहीं सार्थक पदों में सोचता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचार सार्थक पदों के रूप में विद्यमान रहते हैं, वहाँ शब्द और अर्थ में पार्थक्य नहीं रहता। जब विचारों और भावों की अभिव्यंजना की इच्छा होती है तो ये पद मुख से निःसृत होते हैं, पदों का ठोस रूप नहीं होता और न ही इनका उच्चारण पूर्ण पदों के रूप में करना संभव है।
अतः मनुष्य के स्वर यंत्र से पदों में अंगभूत ध्वनियों का उच्चारण उनकी व्यवस्था क्रम में किया जाता है। उदाहरणार्थ फल शब्द के उच्चारण में पूर्ण शब्द का उच्चारण इकट्ठा नहीं होता, अपितु पफ आदि ध्वनियाँ अपने क्रम में सुनाई पड़ती है। इसका कारण स्वर यंत्र की कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। भर्तृहरि वाक्य पद्य में स्पष्ट करते हैं कि शब्द और अर्थ परस्पर इस प्रकार आबद्ध है कि चिंतन में इनका पूर्वापर क्रम नहीं रहता। वे शब्द और अर्थ के संघात को स्फोट अर्थात अर्थमय शब्द नाम देते हैं, परंतु स्फोट की अभिव्यक्ति नाद ध्वनि के रूप में होती है, जहाँ स्फोट में निहित ध्वनियों का व्यवस्था के क्रम में ही उच्चारण संभव है। यदि ध्वनियों की व्यवस्था का क्रम उल्ट पुल्ट हो जाए तो उनसे बने पद विचार और भावों के अर्थ का संप्रेषण करने में असमर्थ होंगे। जैसे घट जो शब्द है, स्फोट के उच्चारण में ध्वनियों का क्रम बदल जाने पर टक शब्द और उसका अर्थ पृथक स्थितियां न रखकर स्फोट अर्थ में अर्थमय शब्द का द्योतक है। कहने का तात्पर्य है कि ये ध्वनि का एक सिद्धांत है कि जब भी हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें अंतिम जो वर्ण है वो पहले सुनाई देता है और प्रारंभ का वर्ण बाद में, परंतु वह एक जो शब्द है पूरा अर्थमय ग्रहण करते हैं हम। उसका पूरा जो अर्थ है वह शब्द के जो ध्वनि सिद्धांत है, स्फोट का सिद्धांत है, उसके आधार पर जो अंतिम वर्ण है वह पहले और पहले का वर्ण बाद में सुनाई देगा, परंतु जब हम उसका अर्थ करते हैं तो वह जो उनका क्रम है उसी के अनुसार उसका अर्थ स्पष्ट हम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में भाषा से संबंध मानवीय वाणी ही ध्वनि है। ध्वनि इकाइयाँ शब्दों का निर्माण करती हैं तथा यह ध्वनि इकाइयाँ अपने आप में सार्थक नहीं होती, परंतु सार्थक शब्दों की निर्मिति में सहायक है। मनुष्य ध्वनि इकाइयों में नहीं सोचता, उसके चिंतन का आधार सार्थक शब्द होते हैं। शब्दों में ध्वनि इकाइयों की व्यवस्था रहती है और शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए स्वर यंत्र उनमें व्यवस्थित ध्वनियों का क्रमशः उच्चारण करता है। शब्दों में ध्वनियों का जो क्रम निश्चित है उसे बदलने पर उन शब्दों की सार्थकता को व्याघात पहुंचता है, भले ही ध्वनियाँ स्वयं निरर्थक हों। अतः अर्थमय शब्दों को स्थूल अभिव्यक्ति देने वाली मानवीय वाणी ध्वनि है, अर्थात मनुष्य स्फोट की अभिव्यक्ति में नाद करता है, यह नाद ही ध्वनि है। ध्यातव्य है कि किसी व्यक्ति के स्वर यंत्र में विकार आने पर ध्वनियों का उच्चारण प्रभावित हो सकता है। मानसिक दबाव और विकारग्रस्त मन की प्रक्रिया ध्वनि के स्वस्थ उच्चारण में बाधक है। इनसे उच्चारण का सुर बदल जाता है। किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए वर्णों की वैज्ञानिक व्याख्या करना आवश्यक है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आदि में, और इसी के साथ में उनके उच्चारण स्थान और उच्चारण जो प्रयत्न हैं उनका भी वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। विशेषकर किसी विदेशी को उच्चारण सिखाने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। प्राचीन भारत में वर्ण शिक्षा की उन्नति के कारण ही वेदों की भाषा का रूप आज भी इतना ही अक्षुण्ण है। जो ध्वनि शिक्षा से ही काम लेना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी भाषा है वह थोड़ी कठिन है, तो हमें उस भाषा का उच्चारण सीखने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए हमें ध्वनि विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। वर्णों का उच्चारण करके बतलाने के अतिरिक्त यह भी सीखा जाता है इसके माध्यम से कि किन अवयवों और स्थानों से अथवा किस ढंग का प्रयत्न करने से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। फोनेटिक रीडर ऐसे कार्यों के लिए ही बनती है, उनके द्वारा व्यवहार में उच्चारण भी सीखा जाता है।
और उस वर्ण शिक्षा के आधार पर भाषा की ध्वनियों का विचार भी किया जाता है। इस प्रकार वर्ण शिक्षा और ध्वनि विचार का भाषा विज्ञान से संबंध स्पष्ट ही है और इसी के आधार पर तुलना और इतिहास भाषा विज्ञान के आधार है। इन दोनों ढंगों की प्रक्रिया के लिए ध्वनि शिक्षा आवश्यक है। हम वर्णों के विकारों और परिवर्तनों की तुलना करते हैं, उन्हीं का इतिहास खोजते हैं, पर उनका कारण ढूंढने के लिए उनके उच्चारण की शिक्षा अनिवार्य है। बिना उच्चारण जाने हम उनका कोई भी शास्त्रीय विचार नहीं कर सकते। भाषा के वैज्ञानिक विवेचन के लिए तो यह परमावश्यक हो जाता है कि हम ध्वनियों के संपूर्ण जगत से परिचित रहें, क्योंकि कभी कभी एक ध्वनि का विशेष अध्ययन करने में भी उन सब ध्वनियों को जानना आवश्यक हो जाता है जिससे उसका विकास हुआ है, अथवा जिन ध्वनियों का उच्चारण ध्वनियों का स्थान ले सकना उसके लिए संभव है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें औ और औ का उच्चारण है, जो ये जो स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो इनका निर्माण है वह किस प्रकार की ध्वनि से हुआ है। तो हम इन सब बातों का जो अध्ययन है हम वह ध्वनि विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं।